बिहार बोर्ड 10th परीक्षा 2023 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के हम आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं। प्लस में महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इसको हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे। हमारा आज का पहला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होती है A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पर R जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, और B जो होता है हमेशा R से क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दो संख्याओं का महत्तम गुणा दो संख्याओं का लघुत्तम यानी LCM बराबर होता है A गुणा B, जहाँ A और B क्या है, कोई संख्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी दो संख्या का महत्तम और उनका लघुत्तम क्या होता है, उनकी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगला पॉइंट है अंडर रूट अभाज्य संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जैसे √2, √3, √5, यानी रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या होगी तो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। अगला पॉइंट है यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 2 और 5 हो, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो तो वह शांत होती है, अन्यथा अशांत होती है। अगला पॉइंट है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को 2q प्लस 2 2q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी अंत में 2, 4, 6 रहे तो समझ जाइए कि ये धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 2p प्लस 1, 2p प्लस 3, 2p प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p कोई पूर्णांक है, यानी अंत में 1, 3, 5 यानी विषम संख्या हो तो समझ जाना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगला पॉइंट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, जैसे 2 प्लस √3, √3 प्लस 5, √3 माइनस 2, √2 माइनस 1 आदि। एक अशून्य परिमेय का मतलब कि शून्य नहीं, जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याएं हो। और अपरिमेय संख्या गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √2/5, √3 गुणे 5 आदि। दो अभाज्य संख्याओं का मस सदैव एक होता है। अगला पॉइंट यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद अगला चैप्टर से है ऑब्जेक्टिव किसी बहुपद की उच्चतम घात उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है 2y² माइनस 3y प्लस 4 की घात क्या है, 2 है। 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2 की घात 3 है। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। एक त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। रैखिक बहुपद ax प्लस b का रूप का होता है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। अगला पॉइंट द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए गए हो तो बहुपद होगा x² माइनस शून्यकों का योग कोष्ठ में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगला पॉइंट है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d/a।
अगला पॉइंट है, यदि अल्फा बीटा एवं गामा एक त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगला पॉइंट है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स बराबर 0 या घात आर एक्स जो होता है घात जी एक्स से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। पी एक्स यहाँ पर भाज्य है, जी एक्स भाजक है, क्यू एक्स भागफल है और आर एक्स क्या है, शेषफल। अगला पॉइंट जो कि आपका VVI है, इसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिल जाएंगे। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण युग्म संगत होगा, ग्राफ पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, हल अद्वितीय होगा और इस समीकरण का हल होता है और ये अविरोधी होता है। इसके बाद यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण युग्म असंगत होगा, ग्राफ पर रेखाएं समानांतर होगी, कोई हल नहीं होगा, विरोधी होगा। इसके बाद यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण युग्म संगत होगा, ग्राफ पर रेखाएं समपाती होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, आश्रित होगा और इसके अनंत हल होगा। आगे देखेंगे, ये आपका वज्रगुणन विधि से बनाने के लिए ट्रिक है कि पहले b1 लिखा जाता है, इसके बाद b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2। इसको BCAB ट्रिक द्वारा याद रखा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि चर x में एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। चर x में एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद के शून्य को मूल भी कहते हैं। विविक्तर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको विवेचक भी कहा जाता है, विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के लिए यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे या भिन्न भिन्न होते हैं। पॉइंट 2, यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक तथा समान या बराबर होते हैं। अगला पॉइंट, यदि d 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं अर्थात अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होते हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अगला पॉइंट, द्विघात समीकरण के अल्फा एवं बीटा यदि दो मूल हो तो अल्फा बराबर हो जाता है -b प्लस रूट d बटा 2a तथा बीटा बराबर -b माइनस रूट d बटा 2a। एक साथ मूल कह सकते हैं कि -b प्लस माइनस रूट d बटा में 2a, जहाँ d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मूलों का योग होता है -b बटा a और मूलों का गुणनफल होता है c बटा a। इन सूत्रों को एक बार आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे है, यदि मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, या इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूलों के लिए श्रीधराचार्य ने इस सूत्र को प्रतिपादित किया है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि मूलों के योग के लिए द्विघात समीकरण के मूलों के लिए जो सूत्र प्रतिपादित किया गया है श्रीधराचार्य द्वारा किया गया है, जो कि एक गणितज्ञ थे। आगे है, समांतर श्रेणी में पदों के अंतर को पदांतर या सार अंतर कहा जाता है। इसे d से सूचित किया जाता है, जहाँ d डिफरेंस यानी अंतर होता है। d बराबर हो जाता है a2 माइनस a1। AP के प्रथम पद को a से सूचित करते हैं
तथा पदों की संख्या को n यानी नंबर से सूचित किया जाता है। यदि किसी एपी का प्रथम पद a तथा सार अंतर d हो तो nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तथा l बराबर n को l भी कहा जाता है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ l बराबर लास्ट टर्म यानी अंतिम पद होता है। किसी एपी के n पदों का योगफल Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको n बाई 2a प्लस l भी कहा जाता है, जहाँ l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn को केवल s से भी सूचित किया जाता है। प्रथम n धन पूर्णांकों के योग के लिए Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या। इसके बाद है यदि ए बी सी ए पी में है तब बी बराबर ए प्लस सी बटा 2 और बी ए तथा सी का समांतर माध्य कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर है 6 त्रिभुज। समरूप आकृतियां। समान आकार वाली आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वे समान अमाप की भी हो। अमाप यानी लंबाई। सर्वांगसम त्रिभुज समान आकार एवं समान अमाप वाले दो त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ। कोण 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 समरूपता नियम यानी ए। दूसरा होता है भुजा 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 समरूपता नियम एस। तीसरा होता है भुजा कोण भुजा समरूपता नियम एस। आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी कहा जाता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी, इसलिए एडी बटा डी बी बराबर ए बटा में ईसी। ये होता है थेल्स प्रमेय। इस पर आधारित आपका ऑब्जेक्टिव में एक आध क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। दूसरा आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी इसका उल्टा थेल्स प्रमेय का। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अगला पॉइंट, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर बीसी बटा ईएफ का स्क्वायर। इस प्रमेय से आपका क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, जैसे कि भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ देगा। जैसे भुजाओं का अनुपात मान लीजिए 4:9 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर यानी 16:81 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उनका समूह कोण समकोण होता है। यहाँ पर कुछ छूट गया है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उनके समूह कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्थात त्रिभुज एबीसी में यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो कोण B क्या हो जाएगा? इसमें समकोण। अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव से, त्रिभुज एबीसी में मान लीजिए कि AB है 6√3, AC है 12 cm, BC है 6 cm, तो कोण B क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? तो AB स्क्वायर जो है प्लस BC स्क्वायर जोड़ने पर AC स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है। AB स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर 36 × 3 108, BC स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर 36 और AC स्क्वायर 12 का स्क्वायर तो 12 × 12 144 यानी 108 प्लस 36 144 हो जाएगा और 144 बराबर 144 तो कोण B क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं।
सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अगला पॉइंट है 7 cm 24 cm 25 cm भुजा वाले त्रिभुज समकोण है या नहीं। देखिए इसमें सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर करके देख लेते हैं, बड़ी भुजा का। अब दोनों छोटा भुजा का स्क्वायर करके देखते हैं। यदि बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का योग आ जाता है तो यह समकोण होता है, अन्यथा नहीं। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। यहाँ पर करके देख लिया गया तो 625 बराबर 625, 49 प्लस 576 को जोड़ा गया तो 625, अतः ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब इसमें कर्ण हो जाएगी 25 cm क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। आगे ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाता है √3/2 है। 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाता है √3a। आगे है 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से आय पर स्थित खिड़की तक पहुंचता है तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका पाइथागोरस पर में पहल हो जाएगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर निचला सिरा यानी BC ज्ञात करना है तो आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 गया 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 यानी 6 cm निचला आधार की दूरी हो जाएगी। आगे है किसी वर्ग की एक भुजा पर निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये पर में आपका सिद्ध करवाया गया है। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm स्क्वायर तथा 121 cm स्क्वायर है। यदि QR है 15.4 cm तो BC क्या होगा। 6.6 पर में आधारित है ये। एरिया ऑफ ABC बटा में एरिया ऑफ PQR बराबर हो जाएगा BC बटा QR का स्क्वायर। तो 64 बटा 121 BC बटा 15.4 का स्क्वायर इधर भेज देंगे तो √64 बटा 21 BC बटा 15.4। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 11.2 cm। इसके बाद है आपका दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, यदि 36:49 है तो उनके भुजाओं का अनुपात 6:7 हो जाएगा, नहीं इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ये देखिए 64 थेल्स पर में आधारित क्वेश्चन आ गया। AD दिया है, DB दिया है और AE दिया है और EC नहीं दिया है तो निकाल लेंगे AD बटा DB AE बटा EC पर। यहाँ पे EC का मान 2 cm आ जाता है। अगला चैप्टर से क्वेश्चन है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। अगला प्रथम चतुर्थांश में दोनों बिंदु प्लस होते हैं यानी x और y दोनों का मान प्लस होता है। तृतीय में दोनों माइनस हो जाता है। द्वितीय में पहला माइनस और दूसरा प्लस होता है। चतुर्थ पाद में पहला प्लस दूसरा माइनस होता है। इसको याद रख लीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन एगो जरूर आ जाएगा एग्जाम में। यानी पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस, तृतीय में दोनों माइनस, द्वितीय में पहला माइनस दूसरा प्लस, चतुर्थ में पहला प्लस और दूसरा माइनस। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। दो बिंदुओं P x1 y1 तथा Q2 x2 y2 के बीच की दूरी हो जाएगी PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगला है बिंदु P x y की मूल बिंदु 0 0 से दूरी हो जाएगा OP बराबर √x² प्लस y²। यदि बिंदु जो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 होता है। अगला पॉइंट बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले PQ मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाता है x1 x2 बटा में 2 y1 y2 बटा में 2। त्रिभुज के केंद्र का नियामक हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। इसके बाद 73 पॉइंट है बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1
वन छूट गया है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 प्लस y2 होता है। इसको ट्रिक है 23, 31, 12 से हम लोग याद रख सकते हैं। 23 यानी कि पहला है y2 माइनस y3, उसके बाद है y3 माइनस y1, इसके बाद है y1 माइनस y2, और 1, 2, 3 तो आपको याद ही रहेगा याद ही रहेगा। 74 नंबर जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, बिंदु 2, 3 और 4 के बीच की दूरी वाला सूत्र x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 पर निकाल लेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 2√2। ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी, ये भी आपके किताब का क्वेश्चन है, 2√a² प्लस b² निकालेंगे तो हो जाएगा -5, 7 कामा -1, 3 के बीच की दूरी, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया है, 4√2 हो जाता है। बिंदु 0, 0 और 3 - 4 के बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 और -4, देखिए पहला क्या है प्लस और दूसरा है माइनस, किस चतुर्थांश में है, तो ये आपका हो जाएगा पहला प्लस दूसरा माइनस। किस में पढ़ाया गया था, पहला प्लस और दूसरा माइनस, आपका चतुर्थांश पढ़ाए थे, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस चतुर्थ में आएगा। यहाँ पर गलती से क्या लिखा गया है, पहला प्लस दूसरा माइनस चतुर्थ में है, और यहाँ पर आपका लिखा गया है द्वितीय, जो कि गलत है, इसको सुधार लीजिएगा, क्या हो जाएगा चतुर्थ। चतुर्थ ये हो जाना चाहिए यहाँ पर चतुर्थ। चतुर्थ उसके बाद है 5 - 3 और 1, 3 मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 5 + 1 बटा में 2 और -3 + 3 बटा में 2, आपका 3 0 हो जाएगा। इसके बाद है उस बिंदु का x निर्देशांक क्या है जो बिंदुओं 3, 5 तथा 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो x निर्देशांक पर इसका निकाल लेंगे, आपका मान आ जाता है 23/5। y निर्देशांक ज्ञात करना हो तो y निर्देशांक वाले सूत्र पर निकालेंगे। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसके बाद आ गया आपका त्रिकोणमिति, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा में कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। लंब और आधार कोण के अनुसार बदल जाता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। इसको लाल बटा कक्का के सूत्र पर भी याद रख सकते हैं। एल बटा के यानी लंब बटा में कर्ण, ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण, लंब बटा एल बटा ए लंब बटा आधार, यानी पहला साइन थीटा लंब बटा कर्ण, दूसरा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और तीसरा tan थीटा लंब बटा में आधार। उसके बाद साइन को पलट देते हैं तो कर्ण बटा में लंब यानी कॉसेक थीटा हो जाता है, और फिर हो जाता है कॉस को पलटते हैं तो कर्ण बटा में आधार यानी सेक थीटा, और tan को पलटते हैं तो आधार बटा में लंब यानी ए बटा में एल। इसके बाद कोण के सामने की भुजा लंब होती है, याद रखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों में समान साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा में कॉस थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा बराबर अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर अंडर सेक स्क्वायर माइनस थीटा। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा बराबर अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं कि ए से सी का मतलब कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर एक, ए सी स्क्वायर माइनस टी का मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर एक। ये तीन वैसे सूत्र होते हैं जो एक के बराबर होते हैं। आगे पूरक कोणों का अनुपात यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। साइन या कॉसे का मान कभी एक से अधिक नहीं होता है, क्योंकि साइन जीरो का मान पढ़े हम लोग जीरो और साइन 90 का मान एक, यानी जीरो और एक के बीच ही होता है। जबकि सेक और कॉसेक का मान सदैव एक से क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात, ये इनसे तो क्वेश्चन आपके जरूर ही आने हैं एग्जाम में। याद रखिए साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस जीरो 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, टेन जीरो जीरो, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 अपरिभाषित, कॉसेक जीरो अपरिभाषित, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1, सेक जीरो 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित, कॉट जीरो अपरिभाषित, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 अपरिभाषित। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए जीरो था तो जीरो, 30 था तो 1/2 बढ़ रहा है ना। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी होती है। देखिए कॉस जीरो में एक और कॉस 90 में क्या हो जाता है एक, यानी एक से जीरो हो गया यानी कमी हो गई। साइन 18/72 बराबर एक, यानी 18 72 जोड़े तो क्या हो गया एक, और साइन के उल्टा साइन का साइन कॉस साइन थीटा माइनस 90, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। टेन 26 और कॉट 64/1, दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाएगा, इसलिए 48 माइनस साइन 42 बराबर जीरो। यहाँ भी 48 42 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90, और माइनस में रहेगा तो जीरो। कॉसेक 31 माइनस सेक 59 बराबर जीरो। लिखा है कि यदि त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के उल्टा हो तथा उनका अंकों का योग 90 हो तो मान क्या हो जाता है एक। जब भाग के रूप में हो तब, यानी बाटा के रूप में हो तो एक होता है, और घटाव के रूप में होगा तो जीरो हो जाएगा। इसके बाद 2 tan 30/1 tan स्क्वायर 30 बराबर साइन 60 ° 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर जीरो। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान क्या हो जाता है जीरो। 2 tan 30°/1 माइनस tan स्क्वायर 30° tan 60 के बराबर होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर/1 प्लस कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऊपर में tan स्क्वायर ए रहता है और नीचे कॉट स्क्वायर है, तो आंसर tan स्क्वायर हो जाता है। और जब ऊपर कॉट स्क्वायर होता है और नीचे tan स्क्वायर होता है और इस तरह का हो तो कॉट स्क्वायर आंसर हो जाता है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर 9। और इसको पलट कर दे दिया जाए कि 9 tan स्क्वायर माइनस 9 सेक स्क्वायर है तो हो जाता है -9। इसके बाद साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 और कॉस बाटा में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 बराबर 1। साइन 25 इंटू कॉस 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 बराबर हो जाएगा 1। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा कोष्ट में 1 प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 2। सेक ए प्लस टेन ए कोष्ट में 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1। 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर बराबर 1। 4 टेन स्क्वायर ए माइनस 4 सेक स्क्वायर बराबर 4 होता है। गलती से लिखा गया है 1, क्योंकि 1 का तो कोई औचित्य नहीं बनता, 4 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। इसके बाद हो गया 3 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 3 कॉट स्क्वायर बराबर 3। 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर बराबर -3। यदि 2 कॉसेक 1 तो थीटा का मान हो जाता है 60 डिग्री।
tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान हो जाता है 45, 2 sin थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान हो जाता है 60 डिग्री, sin 31 बटा cos 59 बराबर 1 हो जाता है। उन्नयन कोण यदि वस्तु हमारी आंख के स्तर से ऊपर हो तथा आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो हमें वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। अवनमन कोण यदि वस्तु हमारी आंख के स्तर के नीचे हो अर्थात वस्तु हमारी आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो तो हमें वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा, तो वहां पर आपका बन जाता है अवनमन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अगला क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई जब छाया की लंबाई और खंभे की ऊंचाई बराबर हो तो उन्नयन कोण हो जाता है 45 डिग्री। यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई हो जाती है 100 √3। आगे वृत्त से संबंधित, दो समांतर वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है। एक ही वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है। वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा के गुणधर्म, वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तथा ये दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। यहाँ पर चित्र में AP बराबर BP, एक वृत्त के समानांतर दो स्पर्श रेखाएं होती है, दिखाया गया चित्र में। वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। दो वृत्तों के उभयनिष्ठ 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये वृत्त से कुछ संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपका पाइथागोरस प्रमेय पर PQ इसमें निकालना है, तो लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर निकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन में आपका OP ज्ञात करना है, तो ठीक इसी सूत्र पर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर। इसके बाद वाला क्वेश्चन में आपका कोण निकालना था PTQ। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 होता है, तो यहाँ पर P हो जाएगा 90, Q हो जाएगा 90, RT दिया ही है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360, तो 360 में से 90 90 180 और 110 यानी 290 घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 में दिया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, परस्पर 80 कोण पर झुकी है, तो POA यहाँ पर देखिए मान लिखना नाम लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर पहले हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पर आपका है POA ज्ञात करना है ना, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो गया P। तो अब हम निकाल लेंगे POA। POA देखिए वहाँ पर हो जाएगा 90 और यहाँ पर भी 90, 90 90 180 और इधर 80 के कोण पर झुकी, तो इधर हो जाएगा 40, तो 90 40 क्या हो गया 130। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, तो POA बराबर 180 में से 130 को घटा देंगे आ जाएगा 50। अगला है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक उसी तरह से OP बराबर OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। आगे है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 cm तथा 3 cm है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र से स्पष्ट है, दो सकेंद्रीय वृत्त है जिनके केंद्र एक ही है
और यहाँ पर AP हम निकाल देंगे और AP का डबल हो जाएगा AB। आगे है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, दो समकोण का बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आमने सामने कोण। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। आगे है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब वृत्त में बना कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु से वृत्त पर शून्य अर्थात स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यानी वृत्त के भीतर जो होगा, तब भीतर से तो स्पर्श रेखा कभी खींची ही नहीं जा सकती है, असंभव हो जाएगा। वृत्त के परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का क्या होता है, आधा होता है। यानी x का मान क्या हो जाएगा, बीच के केंद्र पर का कोण 110 है, तो परिधि पर का कोण क्या हो जाएगा, आधा, यानी 110/2 55। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से हमेशा क्या होता है, दुगुना। चैप्टर 11 में किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। आगे चैप्टर 12 देखेंगे। पाई एक हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है। व्यवहारिक कार्यों के लिए पाई का मान 22/7 होता है। 3.14 या 3.14 होता है। ध्यान रहे 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। आप त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आप त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr। आप त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में 2। आप त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में 4। आप त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप पाई आर प्लस 2r या r इंटू पाई प्लस 2। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण अंशों में थीटा डिग्री है, तो क्षेत्रफल हो जाता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, जिसको आप लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, चाप की लंबाई हो जाती है थीटा बटा में 60, थीटा बटा में 360 गुणा 2πr। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। संगत द्विखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर कोष्ठ में पाई थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का परिमाप हो जाता है 2πr, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में एक आर कट गया, इधर आर कट गया, पाई से पाई, यानी आर का मान आ गया 2 मात्रक। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो, तो उनके परिधियों का अनुपात भी वही होता है, यानी 2:3 ही होगा। तथा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4:9 हो जाएगा। 4:9 हो जाएगा। आगे है 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर पर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 है, तो 2πr 22 आर बराबर हो जाएगा 22/2 कटाएंगे, आर का मान 7/2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4 पर निकालेंगे, 77/8 आ जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, सुई की द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल यानी 60 मिनट में घड़ी की सुई 360 का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में हो जाएगा 360/60। 5 मिनट में 30 का कोण, यानी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 154/3। त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, पी डिग्री है। तो पी बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तब इतना आंसर नहीं आ रहा है, तो दोनों तरफ अंश तथा हर में हम 2 से गुना करा दिए हैं, तो पी बटा 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका किताब का ऑब्जेक्टिव है। आगे एक वृत्त का अनुदेश एक बार चलने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात पाई होता है। डी व्यास वाले वृत्त की परिधि पाई डी होगी। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 cm और 9 cm है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 19 9 28 cm हो जाएगा त्रिज्या। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 cm और 6 cm है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग का बराबर होगा। तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, तो √64 + 36 100 बराबर हो जाएगा 10। वलय का क्षेत्रफल पाई कोष्ठ में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई, इसको तोड़ देंगे तो बड़ा आर प्लस छोटा आर और बड़ा आर माइनस छोटा आर, जहाँ आर बड़ा आर बाह्य त्रिज्या है और छोटा आर आपका अंतः त्रिज्या है, छोटा अंतः त्रिज्या है।
आगे है एक्स भुजा वाले वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, तो √2 गुणा एक्स, एक्स√2। पी भुजा वाले समाहुति भुज का क्षेत्रफल √3/4 पी स्क्वायर। घनाभ का आयतन हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी एल गुणा बी गुणा एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का विकर्ण √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का आयतन भुजा क्यू। घन का पृष्ठ तल का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण √3 गुणा भुजा। आप त्रिज्या वाला तथा एच ऊंचाई वाला बेलन का पग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच। आयतन πr² एच। आप त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु के लिए त्रिज्यक ऊंचाई एल √r² प्लस एच स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr कोष्ठ में r प्लस एल। आयतन 1/3 πr² एच। आप त्रिज्या वाला गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। आयतन 4/3 πr3। आप त्रिज्या वाले अर्धगोले के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। आयतन 2/3 πr3। शंकु के छिन्नक आयतन 1/3 πh कोष्ठ में r1 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 का स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πl कोष्ठ में r1 प्लस r2, जहाँ l √h² प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πl कोष्ठ में r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। ध्यान रहे बाल्टी, गिलास, जोकर की टोपी छिन्नक के आकार का होता है, सिक्का बेलन होता है। CM/Q को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। मिलीमीटर को CM बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 cm तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आपका एक अर्धगोला पर शंकु खड़ा है, यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन हल करेंगे, आपका आ जाएगा पाई CM/Q आंसर। ए भुजा वाला घन का विकर्ण √3 है। एक घन का आयतन 1728 CM/Q हो, तो उसके कोर की लंबाई क्या होगी, 1728 बराबर घन का आयतन क्या होता है AQ, यानी ये 12 का Q है और 1 का Q कट गया, A का मान हो जाएगा 12। शीशे के एक ठोस गोले की शीशे की एक ठोस गोले जिनकी त्रिज्या 8 cm है, 1 cm त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो आपका गोला का आयतन बटा में एक गोली का आयतन हो जाएगा, कटाएंगे आपका 512 आ जाएगा। एक का क्या कटाना है, एक तो ऐसे ही है, 38 64 512। एक कमरे की विमाएँ 3 cm 4 cm 5 cm है, तो इसमें अधिक से अधिक कितना लंबा छड़ा रखा जा सकता है, तो यहाँ पर घनाभ का विकर्ण निकाल दिया जाता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, √50, 50 का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5√2। इसके बाद है आपका सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने की निम्नलिखित 3 विधि है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य होता है x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi, यहाँ f बराबर फ्रिक्वेंसी बारंबारता। कल्पित विधि से माध्य होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा में सिग्मा fi, जहाँ a होता है, जहाँ a बराबर x का माध्य वाला अंक, ui बराबर xi माइनस a बटा में h। पग विचलन विधि से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा में सिग्मा fi गुणा h। वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा में 2। बहुलक उस प्रक्षण का मान जिसकी बराबरता अधिक है, जैसे 5 7 3 6 8 4 3 3 4 3 में 3 सबसे अधिक बराबरता है, तो बहुलक हो गया 3। ये दो अंक बराबर ही आ जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो बहुलक हो जाता है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपका 3 और 4 बराबर बार ही आया है, यानी 3 भी आया है 3 बार, 4 भी आया है 3 बार, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिए हैं, तो इसका बहुलक हो गया 7 बटा में 2, यानी 3.5। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक का सूत्र होता है L बराबर f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। सूत्र को याद रख लीजिए, यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है बहुलक निकालने के लिए। तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h वर्ग अंतराल की माप, f1 बहुलक वर्ग की बराबरता, f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बराबरता, f2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बराबरता। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य का सूत्र होता है L प्लस N2 माइनस CF बटा में F गुणा H, जहाँ L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N प्रेक्षणों की संख्या, CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता।
ए बराबर माध्यक वर्ग की बराबरता एच वर्ग माप। 172 नंबर है माध्यक और बहुलक में संबंध। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। जहाँ 3m माध्यक को m से सूचित किया जाता है तो 3m बराबर m0 प्लस 2m। बहुलक को m0 से सूचित किया जाता है और माध्य को m से सूचित किया जाता है, m नहीं a से सूचित किया जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो 3m माइनस 2a बराबर m0, जहाँ m बराबर मीडियन माध्यक, a बराबर एवरेज माध्य और m0 बराबर मोड बहुलक। अविकृत आंकड़ों का माध्यक के लिए निम्नलिखित सूत्र है। सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजाते हैं। इसके बाद यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यक हो जाता है n/2a प्लस n/2 प्लस 1 प्रेक्षण बटा में 2, जैसे कि यहाँ पर निकाला गया है। यदि आंकड़ों की संख्या यहाँ पर 8 है अर्थात सम है तो आरोही क्रम में सजा दिया गया। उसके बाद n/2a प्लस n/2 प्लस 1 प्रेक्षण बटा में 2, यानी 4वें और 5वें, तो 4 प्लस 6 बटा में 2 यानी 10 यानी 5 हो गया। इसके बाद यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तो आरोही क्रम में पहले सजा दिया था। माध्यक हो जाता है n+1/2 प्रेक्षण, जैसे दिया गया है यहाँ बीच वाला मान। आरोही क्रम में सजाने पर यहाँ पर संख्याओं अंकों की संख्या आपका 7 है तो 7 + 1/2 प्रेक्षण यानी 8/2, 4वें प्रेक्षण 27 हो जाएगा। इसके बाद अविकृत आंकड़ों का माध्य या समानांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। संचयी ब्रह्मता वक्र को त्वरण कहते हैं। मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक माध्य, माध्यक और विचलन तीनों होते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 बटा में 6 निकाल लेंगे, 41/6 हो जाएगा। 100 और 150 का वर्ग चिन्ह, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिए गए, 125। परिसर निकालने का आएगा तो उच्चतम चर मान माइनस निम्नतम चर मान। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, यहाँ पर सबसे अधिक मान 99 है, सबसे कम मान 12 है, तो इसका परिसर हो जाएगा 99 - 12 87। इसके बाद अध्ययन का वह क्षेत्र जिसमें आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन पर विचार किया जाए उसे सांख्यिकी कहा जाता है। वर्ग अंतराल 100 120 का वर्ग माप क्या होगा तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी 120 - 100 20 हो जाएगा। इसके बाद है किसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को आलेखीय विधि से नहीं ज्ञात किया जा सकता तो माध्य को आलेखीय विधि से नहीं ज्ञात किया जा सकता। किसी बंटवारा बंटन का बहुलक किस आलेखीय विधि से ज्ञात किया जाता है तो आज चित्र द्वारा। आगे नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रायिकता। घटना ई की सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता पीई को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, जहाँ हम कल्पना करते हैं कि प्रयोग समप्रायिक है। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है कि 0 छोटा या बराबर पीई छोटा या बराबर 1, यानी पी का मान 0 से बड़ा और 1 के बीच होता है, 1 से छोटा होता है। वो घटना जिसका केवल एक ही परिमाण हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी भी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1 होता है, जहाँ ई घटना नहीं को व्यक्त करता है। ई और ई बार पूर्वक घटनाएं कहलाती है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 होती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0 होती है और ऐसी घटनाएं असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 होता है और ऐसी घटना अवश्य या निश्चित घटना कहलाती है। किसी घटना के प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है।
एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना सांप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या एक लड़की है, इस प्रयोग के परिणाम सांप्रायिक है। खेल प्रारंभ होने से पहले सिक्का उछालना एक सांप्रायिक परिणाम है। एक पासे की उछाल में विषम अंक आने की प्रयोक्ता 1/2 होगी। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है। खींचे गए पत्तों में इका आने की प्रयोक्ता 4/52 यानी 1/13 हो जाता है, क्योंकि ताश के पत्तों में इको की संख्या 4 होती है और कुल पत्ते 52 होते हैं, तो 4/52 यानी 1/13। इसके बाद एक सिक्के को उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या 2 होती है, क्योंकि एक सिक्का में 2 परिणाम होते हैं, एक हेड और एक टेल। इसके बाद एक पासे को उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या 6 होती है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। एक पासे को 2 बार उछालना या 2 पासों को एक साथ उछालना, दोनों परिणाम समान होता है और परिणामों की संख्या हो जाता है 6 के 5 2 36। 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं, 2 चित प्राप्त की प्रयोक्ता 1/4 हो जाएगी। 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो 2 चित प्राप्त करने की प्रयोक्ता 1/4 होगी, क्योंकि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम हो जाता है 2 के 5 2 4 और 2 चित यानी दोनों पर हेड 1 बार आएगा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया। लाल रंग के बादशाह होने की प्रयोक्ता 1/26, क्योंकि लाल रंग का एक ही बादशाह होता है। उसके बाद लाल रंग का 2 बादशाह होता है, तो 2/52 यानी 1/26 एक लाल पन का और एक ईंटा का हो जाएगा। यदि पीई बराबर 1/2 तो पीई नहीं बराबर 1 - 1/2 1/2। यदि 3 विद्यार्थियों का जन्म में 2 विद्यार्थियों का जन्म एक दिन न होने की प्रयोक्ता 0.992 है, तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रयोक्ता 1 में से इतना घटा देंगे, 0.008 आ जाएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसके लाल रंग की होने की प्रयोक्ता क्या है, तो 3/8। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत आने की प्रयोक्ता हो जाएगा 1/2। ताश से संबंधित क्वेश्चन को हल करने के लिए ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 काला और 26 लाल होता है। 26 में 13 आपका कालापन, 13 होता है चिड़िया और 26 लाल में 13 लालपन और 13 ईंटा होता है। इका के पत्तों की संख्या 4 होती है। बेगम के पत्तों की संख्या 4 होती है, यानी कुल तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। गुलाम के पत्तों की संख्या 4 होती है और बादशाह के पत्तों की संख्या 4 होती है। तो आपका 1 से लेकर के 15 पार्ट तक ऑब्जेक्टिव समाप्त हो रहा है।